हेलो एवरीवन। इम्यूनिटी के पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इम्यूनिटी के स्टेजेस को समझा था। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन इम्यूनिटी को समझा था। अर्जित और स्वाभाविक इम्यूनिटी को समझा था। अब हम समझ रहे हैं कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है यानी अर्जित इम्यूनिटी, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहली है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, जिसे हम कह सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो जिसे हम शॉर्ट में कह रहे हैं CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अतिरिक्त दूसरी है HMI यानी ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो उत्तक प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के समय काम करती है, और जबकि ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी है HMI जो है द्रव माध्यित होती, यानी कि ये जब भी किसी के शरीर में बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफ़र होता है तभी एक्टिव होती है। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं CMI की, तो CMI का जो निर्माण होता है वो होता है T लिम्फोसाइट से, T हेल्पर से, T किलर से, T सप्रेसर से और T मेमोरी से। यानी जहाँ पर T टाइप की जो आपकी T लिम्फोसाइट हैं वो एक्टिव हो जाएं, T एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट हो जाएं, वहाँ पर हमारी CMI होती है। अब टी हेल्पर क्या करती हैं? टी हेल्पर एंटीबॉडी का निर्माण करा देती हैं। टी किलर किल एंटीजन यानी एंटीजन को अंत कर देती हैं। टी सप्रेसर शरीर की कोशिकाओं को मरने से बचाती हैं। और टी मेमोरी ये इम्यून इंटरेक्शन के समय स्मृति बनाती हैं। नेक्स्ट है कि जो आपकी टी लिम्फोसाइट है वो हमारी CMI के लिए इम्पॉर्टेंट है, और टी लिम्फोसाइट का विभिन्न रूपों में बदल जाना, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी, तो इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारी HMI है यानी ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। तो ये बी लिम्फोसाइट आधारित होती है, और बी लिम्फोसाइट आप जानते हो दो भागों में टूट जाती है, प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में। तो जो प्लाज्मा सेल होती है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और जो मेमोरी होती है वो मैच्योरेशन कराती है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, शरीर में कई प्रकार की विधियों से प्रतिरक्षा विकसित की जाती है। सबसे पहला है वैक्सीनेशन। इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के शरीर में पैथोजन को प्रविष्ट करा दिया जाता है, यानी कि प्रवेश करा दिया जाता है, और उसका शरीर में विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण होता रहता है, जो सक्रिय पैथोजन के जाने पर शरीर लड़के नष्ट कर देता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। फिर है एंटीटॉक्सिन, बाहर से आने वाले या शरीर में बनने वाले विष को खत्म करने के लिए दूसरे जीव के शरीर में बनने वाले एंटीबॉडी को प्रवेश कराना। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था कुछ हमारी शरीर में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो जहर की तरह काम करती हैं, जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। तो किसी भी हमारे शरीर में जो विष है उसको खत्म करने के लिए दूसरे शरीर की जो में बनी हुई एंटीबॉडीज़ हैं, जैसे मान लीजिए सांप के काटने पर जो उसका विष है हमारे शरीर में आ गया है, अब हम किसी अन्य के शरीर में यदि उस सांप ने काटा होगा तो उसके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो गया होगा। तो वो एंटीबॉडीज जो हैं वो जब इसमें प्रवेश करेंगे दूसरे व्यक्ति के शरीर में तो उसे हम कहेंगे एंटीटॉक्सिन। सिंपल है, टॉक्सिन का मतलब विष होता है, एंटी माने उसका विरोध, यानी विष के विरोध में जो एंटीबॉडीज़ या प्रतिरक्षा निर्मित होती है। इम्यूनिटी थ्रू डिजीज़, अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जब शरीर में हो जाती है तो उनके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। जैसे यदि किसी को चेचक या खसरा हो गया है तो उसके शरीर में पुनः ये रोग नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो चुका है, उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो गया है। वायरस का पुनः इन्फेक्शन होने पर वो मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और बीमारी को नहीं होने देंगी। अब इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं? इम्यून डिसऑर्डर को ऐसी घटनाएं हैं जब इम्यूनिटी अपने शरीर को ही एंटीजन मान लेती है और उसके अगेंस्ट कार्य करने लगती है। जैसे कि एलर्जी, हम कई बार शरीर के कुछ बाहरी तत्वों के विरुद्ध अतिरिक्त प्रतिक्रिया दर्शा देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको रुई के रेशों से या फिर कुछ पॉलन से यानी कि परागकणों से, सर्दी या गर्मी, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ठंड के दौरान अचानक से छींकें आने लग जाती हैं, ठंडी हवा चलती है या कुछ अच्छी स्मेल आती है, धूल आती है, तो फिर उनको ज़्यादा छींकें सी आने लगती हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार की एलर्जी है। उनको किस किस चीज़ से हो सकती है? प्लांट से, फाइबर से, वीट यानी कुछ लोगों को गेहूं से भी हो सकती है, फिर है डस्ट धूल से भी हो सकती है, पॉलन परागकण से भी हो सकती है, सर्दी और गर्मी से भी हो सकती है। अब जो आपके शरीर में एलर्जी करते हैं उन्हें एलर्जी कारक या एलर्जेंस कहते हैं। एलर्जी के समय हिस्टामिन स्रावित होता है। एलर्जी के दौरान मास्ट सेल की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मास्ट सेल हैं वही हिस्टामिन को रिलीज़ कराती हैं।
बेसोफिल्स नाम की जो आपकी WBC हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और सेरोटोनिन और हिस्टामिन का स्राव करने लगती हैं। इससे रुधिर वाहिकाएं प्रसारित हो जाती हैं और इन सेल के टिश्यू के मैट्रिक्स में प्रवेश हो जाता है। अब उस समय उस स्थान पर खुजली या मतलब जब किसी व्यक्ति को एलर्जी होगी तो उस स्थान पे उसको खुजली, सूजन ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जिसका कारण जो हमने पढ़ा वही है। अब देखते हैं एक ये होता है आपका फीवर का एक प्रकार से हम कहते हैं हे फीवर। हे फीवर में क्या होता है, यदि एलर्जी आँख और नाक में होती है तो ये हे फीवर का लक्षण है। जो हे घास से होती है, एक विशिष्ट प्रकार की घास होती है जिसका नाम है हे घास, हे ग्रास। तो ये इसके कारण आँख और नाक में एलर्जी महसूस हो सकती है। स्व प्रतिरक्षा विकार, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, कई बार शरीर ऐसे एंटीबॉडी बना लेता है जिससे शरीर की सेल नष्ट होने लगते हैं। इन्हें हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। और ये रोग इसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं और ये रोग जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाते हैं। एक है इसमें ग्रेव रोग, इसमें एंटीबॉडी थायराइड पुटिकाओं को नष्ट कर देता है। हीमोलाइटिक एनीमिया, रक्त संबंधित RBC नष्ट होने लगती हैं। और मायस्थेनिया ग्रेविस, इसमें हमारी मसल्स में डैमेज हो जाता है। हाशिमोतो रोग, ये थायराइड ग्रंथि में ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती है जो थायराइड को नष्ट कर देती हैं, यानी थायराइड ग्रंथि ही नष्ट हो जाती है। इसको थायराइड सुसाइडल ग्लैंड कहते हैं। अब फिर है जुवेनाइल डायबिटीज़, परनीशियस एनीमिया और रोमेटिक फीवर, रोमेटिक अर्थराइटिस और स्क्लेरोडर्मा। ये सब हमारे कैसी बीमारियां हैं, ये स्व प्रतिरक्षा विकार हैं जिसमें शरीर अपने ही अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है। इस प्रकार एंटीबॉडी का ये चैप्टर और इम्यूनिटी का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।